सो अब हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। पिछली बार हमने ये देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और एक एग्जांपल की थी उससे रिलेटेड, जिसमें हम लोग ये देखते थे कि एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए या एक ऐसी स्पेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़े हैं वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, खासतौर पर उनकी डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट की जाएँ। ये जो आज का लेक्चर है ये भी रिलेटिवली काफ़ी शॉर्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स पे लगाना चाह रहा हूँ, और मैं कोशिश करेंगे कि हमारा जो ट्यूटोरियल है वो रिलेटिवली ज़्यादा टाइम का हो। सो आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि डाइपोल क्या होता है, उससे रिलेटेड इस तरह की सिचुएशन में हम फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप इसको टॉपिक से ज़्यादा इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जा रही है जिसमें आपने किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। So electric field due to the electric dipole। प्रॉब्लम करने से पहले हम डाइपोल के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है। आमतौर पर अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास एक चार्ज है या एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं और उनकी वजह से हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं, लेकिन उन चार्जेस वो आपस में चार्जेस इन किसी किस्म किसी किसी हवाले से कोरिलेट नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में कोरिलेट, ये चार्जेस हैं सिर्फ, ये आपस में कोरिलेट नहीं कर रही। लेकिन अगर अब हम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं जिसमें चार्जेस आपस में मुंसलिक हैं, आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से हुई हुई है उनमें। सो जब हम किसी बात करते हैं किसी सिंगल चार्ज की, सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर प्लस क्यू है या यहाँ पर माइनस क्यू है। सो ये एक पोल है कि इसका सिर्फ एक ही पोल है, इसका भी सिर्फ एक ही पोल है। अब तो ये हम अभी तक यानी कि हमने ये आप ये कह लेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोनोपोल, जिसका एक पोल है। सो अब हम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं जिसके दो पोल्स हैं। दो पोल से मुराद है कि उसमें दो चार्जेस मौजूद हैं। इसके अंदर सो डाइपोल आपके पास एक ऐसी ओरिएंटेशन होती है जिसमें दो चार्जेस मौजूद होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन इनकी मतलब चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन चार्ज की कह लें कि ये हमें ये कहना चाहिए कि इक्वल बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड। सो अगर एक प्लस टू क्यू चार्ज का है तो दूसरा माइनस टू क्यू होगा। सो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन असल में वो चार्जेस डिफरेंट, दो जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट चार्जेस रखते हैं, और ये आपस में अगर को मिले हुए हों, ये मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, इसको हम डाइपोल कहते हैं। आमतौर पर इनके दरमियान जो फासला होगा उसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अ, इस डाइपोल के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, चार्ज, और जिसको हम कहते हैं क्यू और डी का प्रोडक्ट, ये कहलाती है डाइपोल मोमेंट। सो इसको हम किसी वक्त ज़रा तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि डाइपोल मोमेंट होती है। फिलहाल मैं इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन प्रपोज कर रहा हूँ, और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, या इसको हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए है। इसी तरह अगर मैग्नेटिक चार्जेस हों तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। सो बहरहाल ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास दो चार्जेस हैं इक्वल बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड्स के। इसकी अब ये अगर यहाँ पर हम कोई चार पॉइंट रख दें, सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक पार्टिकल रख देता हूँ, ये पॉइंट पे, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, यहाँ पर रख देते हैं इसके ऊपर कितनी लग रही होगी, ये पॉइंट है। सो P1 P2 P3 इनके ऊपर कितनी लग रही होगी, यहाँ पर रख देते हैं P3, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। सो हमारा मेन एम ये है कि हम इस तरह की सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। सो अब इसके लिए कुछ रूल्स को हमें जहन में रखना होगा। हम एक एग्जांपल करते हैं और हम देखते हैं कि अब कि हम किस तरीके से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। रूल से मुराद है कि ये सबसे आसान तरीके हैं जो लोगों ने वक्त के साथ साथ डेवलप किए हैं। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत शॉर्टकट तरीके, बहुत बहुत जल्दी एक्चुअल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। हमें सबसे पहले कोई एक्सेस डिक्लेयर करना होगा कि हम किस एक्सेस पे काम करना चाह रहे हैं।
सो कन्वेंशनली जो एक्सेस हम लोग इसमें लेते हैं वो हमारा ये एक्सेस होगा, हम इसको वर्टिकल एक्सेस पे रखते हैं और इसको नाम दिया जाता है जी एक्सेस का। आप लाजमी नहीं आप इसको वाई कह लें, लेकिन कन्वेंशनली हम इसको वो जी एक्सेस कहते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। देन यहाँ पर आप रख लेते हैं दो चार्जेस इसके बिल्कुल ऊपर। सो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये आपके पास है प्लस क्यू और यहाँ पर आपने रख लिया है माइनस क्यू। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है इसे हम डाइपोल का सेपरेशन डिस्टेंस कहते हैं, जिसे मैं यहाँ पर डी से डिनोट कर रहा हूँ। अब अगली चीज़ ये है कि ये आपका डाइपोल, इसको आपने ओरिएंट कर लिया है इस जी एक्सिस के बिल्कुल अलोंग। अब अगला सवाल ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। डेफिनेटली वो पॉइंट आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे बिल्कुल जी के अलोंग ले लें, जी के परपेंडिकुलर ले लें, किसी और एंगल पे ले लें, मुकम्मल तौर पर अब आर्बिट्रेरी चॉइस है। लेकिन जब हम कोई आर्टिकल डिस्कस कर रहे होते हैं, एक आइडियल फॉर्म एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं किसी आइडियल सिचुएशन के लिए, फिर हम सबसे आसान केस लेते हैं, स्पेशल केसेस को डील करते हैं। सो सबसे आसान पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं अपना जो पार्टिकल है उसको यहाँ पर कंसिडर करूँ। इसको 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 भी रेड कलर से ही बनाता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड कर लिया है। सो ये मेरा पॉइंट पी है, इसके ऊपर मैं इसकी वजह से लगने वाली टोटल फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि इस डाइपोल का इसके सेंटर से कितना फासला है। सो हम कह देते हैं कि ये जो सेंटर आपके पास आ रहा है ये डाइपोल का सेंटर है। इस सेंटर से हमने लेना है फासला, सॉरी, डाइप इस पॉइंट पी तक का। क्योंकि ये जी एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है तो हम इसको बाय डेफिनेशन कह देते हैं जी, कि ये डाइपोल ये असल में इस पॉइंट से मुराद हम लोग लेते हैं कि ये डाइपोल का ओरिजिन है, ये डाइपोल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी डाइपोल रोटेट कर सकता है। सो ये आपका ओरिजिन है आपके एक्स और वाई सिस्टम का। यहाँ पर जी की वैल्यू 0 है। सो जो आपका पॉइंट है वो डिस्टेंस किसी डिस्टेंस जी के ऊपर पड़ा हुआ है डाइपोल के सेंटर से। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस सेंटर और पॉजिटिव के दरमियान जो फासला है, मैं इसको किसी और कलर से लिखता हूँ। तो ये वाला फासला और ये वाला फासला, ये एग्जैक्टली सॉरी ये दोनों डिस्टेंसेस सॉरी ये दोनों डिस्टेंसेस एग्जैक्टली d/2 के बराबर आ रहे हैं। अब हम इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर कुछ और डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगर हम ये देखना चाहें कि ये पॉइंट इस चार्ज प्लस क्यू से कितने फासले पर मौजूद है, सो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। और अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज से कितने फासले पर मौजूद है, तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा और ये हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको कह देता हूँ इस डिस्टेंस को आर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको मैं कह देता हूँ आर नेगेटिव। अब हमें पता है कि आर पॉजिटिव किसके बराबर होगा। आपको डी में से सॉरी जी में से d-2 कर दें तो आपको आर पॉजिटिव मिल जाएगा। आर नेगेटिव के लिए आपको इस डिस्टेंस जी में d+2 ऐड करना होगा। सो ये आपके रेडियल वेक्टर्स आ गए हैं, रेडियल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स हैं। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये दो चार्जेस हैं, हम इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये आपस में किस तरीके से ये इनकम ये कि हम यहाँ पर ये नहीं देखना चाह रहे कि ये आपस में भी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे, हम उनको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे कि इसके पॉजिटिव साइड की वजह से कितनी फील्ड लग रही है पॉइंट पी पर, और नेगेटिव साइड की वजह से कितनी लग रही है। उनको ऐड कर लें, सो वो आपको आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देगा। सो ये तो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू
ओवर आर पॉजिटिव स्क्वेयर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर आर नेगेटिव स्क्वेयर। सो यहाँ पर वैसे तो आपको अब थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि मैंने पिछले क्लास में ये कहा था कि आपने इनके एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स पॉजिटिव लेनी है और मैं यहाँ पर माइनस क्यू ले रहा हूँ। सो उसकी वजह ये कि मैं फिलहाल इनकी डायरेक्शंस इंक्लूड कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा। मैं फिलहाल इनकी डायरेक्शन नहीं देख रहा क्योंकि आपने इसका लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सेस रखा हुआ है। सो इसकी जो भी एक्चुअल डायरेक्शन आएगी वो डाइपोल के लॉन्ग ही आएगी और डाइपोल का यूनिट वेक्टर जी हैट है, तो हम डायरेक्टली जी हैट इंसर्ट कर देंगे। सो चूंकि वो डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे, अगर करना भी चाहें तो वो फर्क नहीं डाल रही होगी, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस क्यों लिख सकता हूँ। वैसे अगर आप ना लिखना चाहें तो फिर आप डायरेक्शंस कैलकुलेट करें और देन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके पास अब वही आएगा जो माइनस क्यू के साथ आएगा। अच्छा, अब हम इसमें एक वैल्यूज लिख देते हैं इसकी। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं अभी से कॉमन ले लेता हूँ, हम क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं। 1/1 माइ सॉरी जी माइनस d/2 स्क्वेयर प्लस 1/z+2 स्क्वेयर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। यहाँ पर अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपकी बुक से डिफरेंट तरीके से करूँगा, सो आप इसको ज़हन में रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से z कॉमन। सो जब हम z कॉमन लेने से मुराद है कि हम z, चले अगर हम z कॉमन लेने तो हमें जी स्क्वायर कॉमन लेना होगा। 1 माइनस 2z स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर 1 प्लस टी ओवर 2z स्क्वेयर। सो आपने चूँकि z कॉमन लिया है, सो मैं अगर यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा एक स्टेप डिटेल में करके दिखा दूँ तो मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। सो ये चीज़ आ रही है आपके पास, मैं यहाँ से z कॉमन लेना चाह रहा हूँ। सो z कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। अब जी स्क्वेयर आ गया आपके पास, 1 माइनस डी ओवर 2z स्क्वेयर। इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉमन इसको लिया है। अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास जी स्क्वेयर भी मौजूद है, तो हम जी स्क्वेयर को भी बाहर लिख लेते हैं। सो जब हम जी स्क्वेयर को बाहर लिखेंगे तो ई आपके पास बराबर आएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वेयर 1 प्लस डी ओवर 2z स्क्वेयर माइनस, सॉरी हमने एक गलती कर दी है, हमने जो ऊपर माइनस का साइन लिया था, सो आपको यहाँ पर माइनस का साइन लिखना है और ये माइनस के साथ है, ठीक है। माइनस के अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो आपकी बुक में जो तरीका लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप इसका एक कॉमन डिनोमिनेटर लें और देन इसको सिंप्लीफाई करें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इस पे a माइनस बी स्क्वेयर ओपन करें फिर इसको करें। सो जिस तरह आपका दिल चाहे, हम एक और आसान तरीके से इसको करते हैं। सो e इक्वल्स q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वेयर। मैं इन दोनों टर्म्स को इस तरीके से लिखता हूँ, 1 माइनस डी ओवर 2z माइनस 2 माइनस 1 प्लस डी ओवर 2z
-2 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 1/x का मतलब x रेज़ टू पावर -1 है। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक नहीं है, असल में वो एक मैथमेटिकल थ्योरम है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बायनोमियल थ्योरम। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से किसी भी चीज़ की फॉर्म दी हो, सो ये n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है, जिसमें एक साइड पे नंबर 1 आ रहा हो और देन 1 प्लस एक्स समथिंग हो। सो ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स के। या अगर आपको ये चीज़ दी हो, आपने सिर्फ इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। या अगर आपको ये चीज़ दी हो, मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन एक दफ़ा दिखा देता हूँ। 1 माइनस एन एक्स, अगर आपको ये चीज़ दी हो 1 माइनस माइनस एन एक्स, सो 1 प्लस एन एक्स। सो ये सारे के सारे ही बाइनोमियल फॉर्म थ्योरम की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। असल ये इसकी फॉर्म है। सो आप ये तरीका कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। आगे चाहे जो मर्जी आ रहा हूँ, हम यही तरीका यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो मैं अगले स्लाइड पे दोबारा इसकी लिख लेता हूँ इक्वेशन, जो अभी तक हमारी इक्वेशन बनी है। E इक्वल्स Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर 1 माइनस D ओवर 2Z स्क्वायर माइनस 1 प्लस D ओवर 2Z स्क्वायर। देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की। नहीं। सो E इक्वल्स वन माइनस, अब इस टर्म को देखते हैं। सॉरी, ये -2 था और ये भी सो अब इस -2 को नीचे उतार लें और D ओवर 2Z एज इट इज आ जाएगा माइनस 1 प्लस -2 D ओवर 2Z और ये चीज़ Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर 1 प्लस, सो यहाँ पर ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, 1 प्लस D ओवर Z माइनस 1 माइनस D ओवर Z Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर 1 प्लस D ओवर Z माइनस 1 प्लस D ओवर Z के। ये 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास E फिलहाल आ गया है इसके बराबर। ब्रैकेट में दी गई टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। सो E इक्वल्स Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर D ओवर Z प्लस D ओवर Z। Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर 2D ओवर Z। अब हम यहाँ पर इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं इसके साथ। आपके पास
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू और डी को कंबाइन करके लिख देते हैं, जी की पावर हो गई 3। शुरू में हमने ये डिफाइन किया था, ये हमारी डेफिनेशन है, P इज इक्वल टू क्यू डी, ये डेफिनेशन है। और रिमेंबर कि P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो P की डायरेक्शन क्या होगी? P की डायरेक्शन इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो। डायरेक्शन ऑफ P is always from negative Q to positive Q। यानी यहाँ पर अगर आपके पास कोई चार्ज माइनस Q है, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस Q है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी P की। सो बहरहाल इस ये सारा काम हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो आपकी अल्टीमेटली इक्वेशन नंबर 1 बन गई E प्रोपोर्शनल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर Z3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डाइपोल की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की निस्बत बहुत डिफरेंट है। एक तो इसमें z की पावर 3 आ रही है, तो बेसिकली जो आपका डिस्टेंस है वहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर होता है। सो और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो कूलम कांस्टेंट है वो हाफ की फॉर्म में आ रहा है। सो बहरहाल इस तरीके से हम डिस्टेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि हमें क्यू भी पता होता है, हमें डी भी पता होता है, तो हम उसको पी की फॉर्म में लिखते क्यों हैं? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब भी किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं किसी बहुत दूर फासले पर, सो हमें वहाँ पर इस तरीके से हम क्यू को सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं ना डी को, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को मेजर करना बहुत एक मुश्किल काम है कि आप चार्जेस इतने छोटे होते हैं कि आप एग्जैक्टली डिस्टेंस फिगर आउट नहीं कर सकते कि डिस्टेंस कितना है, लेकिन उनका डिस्टेंस और उनके चार्ज की मैग्नीट्यूड मिलकर एक नई प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रही होती है। आपके लिए वो प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आसान होते हैं। सो अगर आपको एक दफ़ा पी मिल जाए तो आपको क्यू तो ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब है कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस सेंस में डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना ज़्यादा फायदे में रहता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको मिसाल के तौर पर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पॉइंट्स को अगर सम अप करूँ कि हम Q और D को सेपरेटली फाइंड नहीं कर सकते। So Q and D can never be found सेपरेटली। सो इसकी वजह से हम बजाय इसके हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इंस्टेड वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। अब इसकी वजह क्या है? एक तो वजह ये कि एक्सपेरिमेंटली ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आपने कोई डाइपोल रखा है और आप इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला डी है और ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है। सो पहली बात तो ये होती है कि जो जी है वो बहुत बहुत बड़ा होता है डी की निस्बत। इतने फासले पर इस डाइपोल की वजह से एग्जैक्ट इफेक्ट को कैलकुलेट करना एक बड़ा ही एक मुश्किल काम है। और अगर लेट्स सपोज कि आप चार्जेस को डबल भी कर दें तो ये चार्ज इतनी दूर पड़ा हुआ है, पॉइंट पे इतनी दूर पड़ा हुआ है, तो उससे फील्ड के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जिसकी वजह से, और एक वजह ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी रिलेशन निकाला है वो ये आ रहा था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर Z3। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी 1/Z3 है, पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² होती है। ये तो और ज़्यादा स्मॉल इफेक्ट है। जिसकी वजह से इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप लेट्स सपोज कि यहाँ पे चार्ज को 2D भी कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2Q भी कर दें, क्योंकि ये वाला फैक्टर इतना बड़ा है कि ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देगा।
सो उस ऑलमोस्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज्ड रहेगी। सो जिसकी वजह से हमें नहीं पता फिर हमें पता नहीं होगा कि आपके कि कितना कितना फ़र्क पड़ रहा है या कितना फ़र्क पड़ना चाहिए। सो जिसकी वजह से हम डाइपोल मोमेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और दूसरा इस तरीके से हम क्या उसके हमारे लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो खैर मैंने डायरेक्शन में पहले शो करना भूल गया था। इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी वो आपके पास ये आपके पास ई पॉजिटिव की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। सो सो डाइपोल की डायरेक्शन की वजह से हमारे लिए इसकी फील्ड टोटल डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। बाकी आप लोग इस प्रॉब्लम को ट्राई करके देखें कि अगर हम इस पॉइंट पी को नेगेटिव एक्सिस पे रख दें, सो लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर किसी पॉइंट पी को रख दें फिर क्या फ़र्क आएगा। बाकी मैं आपको क्लास में कुछ डिटेल्स प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कि अगर ये पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर पड़ा हो एक्स एक्सिस के ऊपर, सो वहाँ पर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये हम सवाल ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।